फास्फेट रिलीज कर देता है पायरोफास्फेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पायरोफास्फेट के फॉर्म में। और खुद इस फास्फेट को उठा के इस फास्फेट के साथ जोड़ देता है और इस तरीके से हमारे पास जो 5 प्राइम है वहां पे मैसेंजर आरएनए को क्या पहना दी जाती है? टोपी पहना दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप वीडियो के टाइटल को देख के तो पता लग गया होगा कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है पोस्ट क्या है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। अब इस टॉपिक को समझना है तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन तब तक अलग है आपके लिए जब तक तुम लोगों को ये पता है कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है। अगर किसी को ये नहीं पता कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसक्रिप्शन में ही उनको जो कॉन्सेप्ट है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, तो पहले ट्रांसक्रिप्शन वाली जो हमारा लेक्चर है उसको देख लो, उसके बाद, क्योंकि उसी से आगे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या है? इनको इन शॉर्ट बोलते हैं पीटीएम्स। बायो में 2 तरह के पीटीएम्स है। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं है, टेंशन ना लो। ये बायो की पीटीएम्स है। एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है और दूसरा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। क्या मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है उसके बाद जो आरएनए आया होता है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं मैच्योर आरएनए बनने के लिए, तो वो मॉडिफिकेशंस हमने देखनी है और क्यों वो मॉडिफिकेशंस होती है वो बात जरूरी है। तो ये पीटीएम जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आज हम करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस क्यों जरूरी होती है। अब देखो, जब हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे तो हम सेल के अंदर गए, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर गए, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए पड़ा था। क्या पड़ा था? डीएनए पड़ा था। और उस डीएनए, अब ये एक यूकैरियोट का सेल है। किसका सेल है? यूकैरियोट का सेल। सिग्नल मिला हमें बाहर से कि हमें किसी प्रोटीन या किसी एंजाइम की जरूरत पड़ गई है। उस एंजाइम को बनाने के लिए पहले हमें डीएनए को सिग्नल देना होगा। डीएनए सिग्नल करेगा, उसके बाद उस प्रोटीन या उस एंजाइम के मैसेंजर आरएनए पहले बनेगा, फिर वो मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स जो है वो उनको ट्रांसलेट करेंगे और हमारे लिए प्रोटीन बनेगी। तो ये सारा सेंट्रल डॉगमा हर बार काम करता है जब भी हमें किसी प्रोटीन या किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, किसी एंजाइम वगैरह की, तो ये काम होता है। तो उस वक्त भी ये हुआ, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, डीएनए खुला, ट्रांसक्रिप्शन हो गई। क्या हो गई? ट्रांसक्रिप्शन हो गई। तो उसके बाद एक आरएनए बना था। क्या बना था? हमारे पास एक आरएनए बना था और उस आरएनए को हमने नाम दिया था प्री मैसेंजर आरएनए। क्या नाम दिया था उसको? प्री मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे एक चीज बन गई थी, या सिर्फ दूसरा नाम था हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। दूसरा नाम इसका क्या था? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो अब वो आरएनए जो है उसको बाहर आना है, क्योंकि राइबोसोम्स हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर है। कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म के पास है राइबोसोम्स। तो इस आरएनए ने इस न्यूक्लियस से बाहर निकलना है इस राइबोसोम्स के पास आने के लिए, और यहाँ पहुंचेगा। उसके बाद राइबोसोम्स इकट्ठे होंगे, उसके बाद उसकी प्रोटीन की ट्रांसलेशन होगी। तो ट्रांसलेशन से पहले हमें ये समझना है कि अगर ये आरएनए जैसे ही बना और उसके बाद हमारे पास बाहर आया तो क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ राइबोसोम्स नहीं होते, हमारे सेल्स के अंदर कई तरह के एंजाइम्स होते हैं। उनमें से कुछ एंजाइम्स है जिनको हम कहते हैं फास्फोटेजेज एंजाइम्स। क्या नाम है उनके? फास्फोटेजेज एंजाइम्स। और दूसरे हैं न्यूक्लियेजेज एंजाइम्स। अब ये जो एंजाइम्स है इनका बेसिकली काम क्या होता है? इनका बेसिकली काम होता है न्यूक्लिक एसिड को चॉप अप करना, न्यूक्लिक एसिड को काटना, उसको डिग्रेड करना। इनका काम वो होता है। अब जो आरएनए बने, तो आरएनए भी क्या है? आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, मतलब ये एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है। तो अगर इस आरएनए को हम उठा के सीधा बाहर भेजेंगे तो क्या होगा? राइबोसोम्स के पास पहुंचने से पहले ही फास्फोटेजेज होंगे या न्यूक्लियेजेज जो एंजाइम्स होंगे वो उस आरएनए को काट देंगे, डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो फिर आरएनए बनाने का फायदा क्या हुआ? तो हमने क्या करना है, इस फास्फोटेजेज और न्यूक्लियेजेज एंजाइम से बचाने के लिए इस आरएनए को जो अभी बना है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसको थोड़ी सी पैकेजिंग करनी है। ये जो बच्चा अभी बना है इसको थोड़े कपड़े पहनाने हैं। तो वो जो हमारे पास प्रोसेस है इसको आरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। किस वजह से? ताकि जो फास्फोटेजेज और न्यूक्लियेजेज एंजाइम्स हैं वो उसको डिग्रेड ना करें। एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये आरएनए यहाँ से निकलता है तो उसका ऐसी मॉडिफिकेशंस की जाती है जिन मॉडिफिकेशंस को डिटेक्ट करते हैं हमारे राइबोसोम्स। कौन डिटेक्ट करते हैं? हमारे राइबोसोम्स। तो सिर्फ ये नहीं कि डिग्रेडेशन से बचाया जाए, बल्कि ये मॉडिफिकेशन इसलिए भी होती है ताकि जो राइबोसोम्स है जिन्होंने ट्रांसलेशन करनी है वो ट्रांसलेटेड राइबोसोम जो है
वो उस मैसेंजर आरएनए को डिटेक्ट भी तो कर पाए ना कि क्या उसमें कोई टैग लगाया जाता है, कोई निशानी डाली जाती है डीएनए उसमें न्यूक्लियस के अंदर, उसमें ऐसी कोई निशानियां डाली जाती है जिनको बाहर के राइबोसोम डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई बंदा मुझे फोन करता है कि मेरा एक बंदा आ रहा है और उसको पिक कर लेना, कहाँ से, किसी भी एयरपोर्ट से, किसी भी रेलवे स्टेशन से, कहीं से उसको पिक कर लेना। तो तुम क्या कहते हैं कि यार कोई निशानी तो बता दो, हर वहां पे बहुत सारे बंदे होंगे, किस वाले को मैंने पिक करना है, तो वो कुछ निशानी बताएंगे, किस तरह के कपड़े पहने हैं, उसका ये नाम है, इस तरह की फिजिक है, ये वो इस तरह। तो यहाँ पर भी उस मैसेंजर आरएनए को हमने मॉडिफाई करना होता है, उस पर कुछ निशानियां, कुछ टैग लगाने होते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होती है ताकि राइबोसोम उसको डिटेक्ट कर सके। ठीक है, एक बात ये हो गई। ऊपर से इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इंट्रॉन एक्सॉन्स वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको पहले समझना है, उसके बाद वो काम भी मॉडिफिकेशंस के अंदर होता है। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड का थोड़ा बहुत पता चल गया कि हमारे पास क्या है। इस आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन देखो कहाँ पे हो रही थी, न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी। रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियस नहीं होता, तो इस चीज को याद रखो। ट्रांसक्रिप्शन तो होती न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास इंटरफेज में होती है, और इंटरफेज कब होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगी, ट्रांसलेशन ने होनी है न्यूक्लियस के बाहर, तो उसको बाहर आना है, तो उसको डिग्रेडेड एंजाइम से बचाना है यूकेरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, देखो प्रोकैरियोट्स में एक सेल है, कोई न्यूक्लियस नहीं, उसके अंदर डीएनए पड़ा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई, आरएनए बन गया। तो अब आरएनए जो है सिंपली उधर ही आ गया, किसी न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाना उसने, तो उधर ही जहाँ पे आरएनए बना राइबोसोम्स आ जाएंगे, उसके साथ वो बाइंड करके मैसेंजर आरएनए को पढ़ के ट्रांसलेट करके उसकी क्या कर देंगे, हमारे पास प्रोटीन बना देंगे। तो वहां पे उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी नहीं होती। क्या वहां पे फिर पीटीएम वाला सिस्टम जो है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस ही नहीं है, जहां पे बन रहा है उधर राइबोसोम जाके उसको काम कर लेते हैं। फिर दूसरी मॉडिफिकेशंस ये है कि जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया खास तौर पर, उन बैक्टीरिया और आर्की में हमारे पास इंट्रॉन का कोई सीन ही नहीं है, इंट्रॉन्स होते नहीं। आप इंट्रॉन्स का समझने कि इंट्रॉन्स क्या भला है, तो वो भी उधर नहीं होते। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है वो ज्यादातर जो हमारे पास कंसंट्रेट हमने करना होता है, फोकस करना होता है, वो यूकेरियोट्स में होता है। यूकेरियोट्स में हमारे पास क्या होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। तो अभी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का हमें पता चल गया है कि हमने भाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या पीटीएम जो है वो करनी क्यों है, किस लिए करनी, ये चीजें बता दी। अब हम चलेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप करेंगे और उसके बाद पीटीएम्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उसके बाद जाएंगे पीटीएम की तरफ। और ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि उसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग, इवन कभी कभी बुक्स में भी ऐसे वर्ड्स लिखे हुए तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे थे कि जो बुक्स के राइटर हैं उनको भी ये चीज कंफ्यूज कर रहे थे। तो ये चीज थोड़ी सी समझिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और वो चीज क्या है, बिलफर्ज मेरे पास एक डीएनए है, हमारा एक डीएनए है, क्या है ये, हमारे पास एक डीएनए है, इसको मैं बना रहा हूँ यहाँ, ये डीएनए, इसको मैं सीधा सीधा बना रहा हूँ, हालांकि ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो लोगों को पता है इसका क्या सर्कल है। ये हमारे पास एक डीएनए, इसको मैंने बना दिया। अब इस डीएनए में देखो, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो यहाँ पर भी लाजमी बात है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। मैं लिख देता हूँ, अपने आप से लिख देता हूँ, ए सी जी टी सी ए जी सी टी टी सी जी जी ए टी सी जी। और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री भी बना लेता हूँ। ये देखो, ये चीज़ें कि इसको इजी ऐसे भी बता सकता है कि ऐसा ऐसा होता है, मुकम्मल समझो इस चीज़ को। इसी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ए का टी है, सी का जी है, जी का सी है, और इसका फिर ए है, इसका फिर जी है, इसका फिर सी है, फिर टी टी आ रहा है, टी है। इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो बना लो खुद से। अब ये डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, और उस डीएनए का भी मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक सीक्वेंस है, जो एक स्पेसिफिक हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए यूज होगा। तो इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करेंगे, जो शॉर्ट सीक्वेंस होगा, ये जीन डीएनए है और ये इसका जीन है, ठीक है। अब इस जीन में, ये जो डीएनए का पार्ट है, इस जीन में कुछ हमारे पास जो सीक्वेंसेस होंगे, कुछ हमारे पास जो सीक्वेंस होंगे वो प्रोटीन को कोड करेंगे। कुछ सीक्वेंस हमारे पास क्या है, प्रोटीन कोडिंग है। और प्रोटीन कोडिंग यहाँ पे अगर इसको ज्यादा हमने अच्छे तरीके से लिखना है तो अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को। मतलब कुछ सीक्वेंसेस है वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उनमें से फिर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जो कि किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। कुछ सीक्वेंसेस क्या है जो कि नॉन कोडिंग है, किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं। ना प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है
कि वो फालतू है, काम में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में हमें चाहिए होती है प्रोटीन, तो हमें वहां पे वो कंसीडर करना है कि कुछ रीजन होंगे, जो कि जीन के अंदर की बात कर रहा हूँ, कि कुछ रीजन हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस कोड कर रहे होंगे प्रोटीन्स को, उसके अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन के पार्ट को। कुछ सीक्वेंसेस जो है वो प्रोटीन, किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो वाले सीक्वेंसेस, ठीक है, वो वाला रीजन, वो वाले सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं, किसको कोड करते हैं, प्रोटीन को कोड करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स। और वो वाले सीक्वेंसेस, वो वाले हमारे पास जो रीजन्स हैं जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे, उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन मतलब इंट्राजेनिक रीजन्स या फिर इंट्रावेनिक रीजन्स, इसका कई सारे नाम है। इंट्राजेनिक रीजन्स भी बोल सकते हो, इंट्रावेनिक रीजन्स भी बोल सकते हो, और इंट्रॉन्स इसका आम नाम है। तो इंट्रॉन्स क्या होंगे, नॉन प्रोटीन कोडिंग पार्ट्स ऑफ द जीन या नॉन प्रोटीन कोडिंग पार्ट्स ऑफ द डीएनए, जबकि एक्सॉन्स क्या है, एक्सॉन्स आर द कोडिंग पार्ट्स ऑफ द जीन। ये जीन के अंदर अब देखो सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस जो है वो किसी प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, कुछ हमारे पास सीक्वेंसेस जो है वो प्रोटीन को कोड नहीं करते, तो वो जो कोड कर रहे हैं उनको एक्सॉन्स बोलेंगे, जो हमारे पास कोड नहीं कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इंट्रॉन्स, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैंने कहा कि इंट्रॉन्स देखो ये कोई फालतू की चीज नहीं है, ठीक है, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे, लेकिन एक बात याद रखना, जो इंट्रॉन्स है वो हेल्प करते हैं किस चीज में, जीन रेगुलेशन में। किसमें हेल्प करते हैं, जीन रेगुलेशन में। अब ठीक है, वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे, लेकिन इन इंट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास जीन एक्सप्रेस होता है। इस इंट्रॉन्स में कुछ ऐसे हमारे पास वो क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, ये ऐसे प्रोमोटर रीजन्स होते हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं जिन इंट्रॉन्स, जिनको पहले डिटेक्ट किया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा इस जीन ने अभी क्या हो, नहीं होना, एक्सप्रेस होना है, ये नहीं होना। तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अभी के लिए इतना बता दूं कि जो इंट्रॉन्स है, ठीक है, वो प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे, लेकिन इंट्रॉन्स हमारे पास जीन रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये बात हो गई जीन के अंदर। एक बात बता रहा हूँ, जीन के अंदर या अगर दूसरे आम लफ्ज़ उसको लिखे तो डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंसेस प्रोटीन को कोड करते हैं, उनको बोलते हैं एक्सॉन्स। जो प्रोटीन को कोड नहीं करते उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। और ये दोनों सीक्वेंसेस एक ही जीन का पार्ट होंगे, मतलब वो जीन ओवरऑल किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है, लेकिन उस जीन के अंदर भी कुछ सीक्वेंसेस करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। जिनको करते हैं वो एक्सॉन्स, जिनको नहीं करते वो इंट्रॉन्स। ये बात समझ आ गई। अब देखो बिलफर्जिया हमारे पास एक्सॉन इंट्रॉन्स हो गए। अब ये एक्सॉन इंट्रॉन्स जो है उसकी होगी हमारे पास क्या, उसके हमारे पास होनी है ट्रांसक्रिप्शन। तो एक डीएनए है और डीएनए की होगी ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, हमने डिटेल में इस चीज को समझा हुआ है, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पे बहस की है। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गई। ट्रांसक्रिप्शन में एक हमारे पास क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, एक क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और एक हमारे पास क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। अब ये ना पूछना कि ये कैसे होता है, देख लेना ट्रांसक्रिप्शन वाला, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ऐसा ही है। तो अब यहां से देखो हमारे इस सारे की होगी ये ट्रांसक्रिप्शन, इस चीज की होगी क्या, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे हाइब्रिड बना आरएनए भी इसके साथ आया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन हो गई है। तो अब इस ट्रांसक्रिप्शन में भी देखो, ये मैं बिलफर्ज ये आरएनए जो है इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये जो आरएनए है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो जब इससे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी तो इसमें साथ क्या आएगा, जब नया नया आरएनए बना था तो उसमें हमारे पास वो रीजन भी आएगी जो कि कोड कर रहे थे किस चीज को कोड कर रहे थे, प्रोटीन को, और वो रीजन्स भी आएंगी जिसको जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रही थी। ऐसे ही है, ऐसे कई हमारे पास इस तरह के रीजन्स होंगे, कुछ कोड कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। अब बुक्स में यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, बुक्स में क्या लिखा होता है कि बुक्स में ये जो मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है, उसको भी उन्होंने एक्सॉन लिखा होता है। क्या लिखा होता है, तो ये भी एक्सॉन है। इसी तरह हमारे पास ये इंट्रॉन है, और ये हमारे पास फिर से एक्सॉन है, ये फिर से इंट्रॉन आ जाता है, ये फिर से एक्सॉन आ जाता है, ऐसा ही है। लेकिन इसको ऐसा नहीं, एक्सॉन पार्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास डीएनए के, ठीक है, उसको तब एक्सॉन बोलते हैं जब वो डीएनए का पार्ट होता है। जब वो आरएनए के फॉर्म में आ जाते हैं तो अगर बुक्स में एक्सॉन लिखा हो या इंट्रॉन लिखा है तो उसको वैसे ही याद करो, लेकिन अपने कंसेप्ट के लिए याद रखो कि इसको एक्सॉन नहीं बोलेगा, बल्कि इसको बोलेगा एक्सॉन ट्रांसक्रिप्ट। इसको क्या बोलेगा, एक्सॉन ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि वो एक्सॉन वाला पार्ट ट्रांसक्रिप्ट हुआ है यहाँ पे, तो उसको एक्सॉन ट्रांसक्रिप्ट बोलेगा। इस तरह जो इंट्रॉन वाला पार्ट है इसको बोलोगे इंट्रॉन ट्रांसक्रिप्ट,
इसको क्या बोलेगा, इंट्रॉन ट्रांसक्रिप्ट। ये बात याद रखना। एक्सॉन, खाली एक्सॉन उसको डीएनए के अंदर कहा जाता है कि डीएनए के अंदर ऐसे सीक्वेंसेस है जिस तरह का काम करते हैं। जब उसका एक ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलता है, एक कॉपी उसकी बाहर निकलती है उसकी कोडिंग स्ट्रैंड की, तो उसमें भी वो रीजन भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है जो कि कोड करेगा, और वो रीजन भी ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है जो वो कोड नहीं करेगा किसी प्रोटीन को, तो उसको बोलेगा एक्सॉन ट्रांसक्रिप्ट, और जो नहीं करता उसको बोलोगे इंट्रॉन ट्रांसक्रिप्ट। ये बात समझ आ गई कि एक्सॉन और इंट्रॉन क्या होते हैं, ये बात समझ आ गई। उसके बाद एक चीज और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझो कि बिल फाजर हमारे पास ये AUG है, ये किस चीज का पार्ट होता है, ये मैसेंजर आरएनए का पार्ट है। किसका पार्ट है, मैसेंजर आरएनए के। अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन है थोड़ा सा रिलेटेड, तो इस चीज को भी यहाँ समझो। अब ये AUG है, हमें पता है कि ये कोड है जो कि मैथ्योनीन को क्या कर रहे हैं, मैथ्योनीन को क्या कर रहे हैं हमारे पास कोड कर रहा है AUG, तो इसको बोलेंगे कोडॉन। इसको क्या बोलेंगे, कोडॉन। अब इसी AUG का जो कोड है वो असल में आया कहां से, डीएनए से आया ना। तो अब डीएनए में अब AUG है, तो इसका जो कोडिंग स्ट्रैंड है उस पे क्या होगा, ATG। अब ATG है, ATG ट्रांसक्रिप्ट होके AUG बना था ना। AUG तो आरएनए के ऊपर यूरेसिल आ गया था, AUG हमारे पास कोडॉन है। क्या है, कोडॉन। अब इसी को कोडॉन भी नहीं बोलोगे, जो डीएनए के ऊपर होगा उसको कोडॉन नहीं बोलोगे, हालांकि सेम टू सेम है, सिर्फ थाइमीन और यूरेसिल का फर्क है, वो भी डीएनए और आरएनए की वजह से। लेकिन इस ATG को कोडॉन नहीं बोलोगे, कोडॉन हमारे पास AUG है जो कि आरएनए के फॉर्म में होता है। ATG जो होगा इसको बोलोगे ट्रिपलेट। इसको क्या बोलोगे, ट्रिपलेट। इसी तरीके से हमारे पास अब देखो यहाँ पे TTT है, अब इसी का ट्रांसक्रिप्ट बनेगा UUU। ऐसा ही है, मतलब TTT हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर एक ट्रिपलेट है। क्या है हमारे पास, एक और ट्रिपलेट। जब उस ट्रिपलेट की होगी ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके बाद उससे क्या आएगा, कोडॉन आएगा, और ये कोडॉन किसको करेगा, हमारे पास फिनाइल एलेनिन के लिए जो कोड करेगा UUU। तो ये कोडॉन है, कोडॉन रिलेटेड होता है मैसेंजर आरएनए से, जो डीएनए के ऊपर उसी एग्जैक्ट कोडिंग स्ट्रैंड पे जो 3 हमारे पास बेसिस होंगी उसको बोलोगे ट्रिपलेट, और यहाँ पे उससे जो ट्रांसक्रिप्ट होके हमारे पास सीक्वेंस आएगा उसको बोलोगे कोडॉन। ठीक है, तो कोडॉन इज रिलेटेड टू आरएनए, ट्रिपलेट इज रिलेटेड टू डीएनए। ये चीज भी समझ आ गई। एक्सॉन और इंट्रॉन असल में समझाना था, तो ये चीज का साथ एक्स्ट्रा ही आ गई, तो वो भी समझा दी कि ये चीज क्या होती है। अब हमें पता चल गया कि एक्सॉन और इंट्रॉन। तो अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें ये चीज मैं बता दूं कि वहां पे मैं लिखूंगा एक्सॉन 1 एक्सॉन 2, लेकिन तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक्सॉन ट्रांसक्रिप्ट है। तो एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, लेकिन ये मैच्योर नहीं है, तो इसको मैं प्री मैसेंजर आरएनए या फिर हेटेरोन्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए कहूंगा, क्योंकि ये अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है। ये अभी भी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है। ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए हुआ, उसमें से कुछ रीजन जो है वो कोडिंग है, उसको मैं एक्सॉन बोलूंगा, E1 बोल देता हूँ, और जो कोडिंग नहीं है उसको मैं I से शो करूंगा। इसी तरीके से ये E2 हो गया, ये हमारे पास I2 हो गया, और ये हमारे पास फिर से E3 हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है, 3 एक्सॉन्स है, 2 इंट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्री मैसेंजर आरएनए है। क्या है हमारे पास, प्री मैसेंजर आरएनए। तो अब ये एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन का समझ आ गई। अब हमें मॉडिफिकेशन करनी है। अब ये हमारे पास एक आरएनए है, मॉडिफिकेशन क्यों करनी है, मॉडिफिकेशन इसलिए करनी क्योंकि इसको हमने न्यूक्लियस के बाहर भेजना है। न्यूक्लियस से बाहर भेजने के लिए जरूरी है कि उस पे जो हमारे पास न्यूक्लियेसिस एंजाइम, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, फास्फोलिपिडेज एंजाइम वो आके उसको डिग्रेड ना कर दें। तो इसमें हमने मॉडिफिकेशंस करनी है। उन मॉडिफिकेशन में पहली मॉडिफिकेशन होती है हमारे पास कैपिंग। पहली मॉडिफिकेशन क्या है, कैपिंग। कैपिंग क्या मतलब कि टोपी पहनाना। क्या होता है, टोपी पहनाना। यहाँ पे एक्चुअली जो है हमारे पास आरएनए को टोपी पहनाई जाएगी। कैसे पहनाई जाएगी कैपिंग, अब ये देखो बिल फर्जी हमारे पास 5 प्राइम एंड है, क्योंकि ये भी ट्रांसक्रिप्ट है तो इसके भी एंड होंगे। एक 5 प्राइम एंड है और एक हमारे पास 3 प्राइम एंड है। तो कैपिंग कहाँ पे की जाती है, याद रखना, ये की जाती है 5 प्राइम एंड पे। किस वाले एंड पे, 5 प्राइम एंड पे। 5 प्राइम एंड पे का मतलब क्या होगा कि इस वाले एंड पे कौन सा ग्रुप खाली है, फास्फेट का ग्रुप खाली है। कौन सा ग्रुप खाली है, फास्फेट का ग्रुप। और 3 प्राइम एंड का मतलब क्या होगा कि वहां पे हाइड्रोक्सिल का ग्रुप खाली है। कौन सा ग्रुप खाली है, हाइड्रोक्सिल का। तो कैपिंग कहाँ होती है, 5 प्राइम एंड पे। कहाँ पे होती है, तो ये जो हमारे पास 5 प्राइम है यहाँ पे फास्फेट का ग्रुप एक खाली पड़ा हुआ, ठीक है। इस वाले न्यूक्लियोटाइड का इसका जो पहला बिल्कुल मैं कहता हूँ एडेनिन ही होगा, क्योंकि पहला हमारे पास एक्सॉन सीक्वेंस AUG आता है। मैथियोनीन स्टार्ट कोडॉन है, हम ये जेनेटिक कोड में डिस्कस करेंगे, इजी हो जाओ। तो वहां पे बिल्कुल मैं कहता हूँ एडेनिन। तो एडेनिन का जो फास्फेट का ग्रुप है वो फ्री हुआ पड़ा है।
वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे कुछ ग्वालाइल एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के थ्रू क्या किया जाता है कि हमारे पास पहले 7 मिथाइल जीटीपी बनाया जाता है। 7 मिथाइल जीटीपी क्या होता है, अब इस चीज को समझो साथ। 7 मिथाइल जीटीपी, जीटीपी हमारे पास क्या है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, जैसे एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट है, तो जीटीपी क्या है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। वो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो हमारे पास अगर ये यहाँ पे गुआनिन ट्राइफॉस्फेट है और यहाँ पे 3 फास्फेट है, ऐसे यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होगा, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, कि यहाँ पे गुआनिन बेस है, राइबोज शुगर है और साथ में हमारे पास क्या है, 3 फास्फेट है, तो ये गुआनिन ट्राइफॉस्फेट जो है। अब गुआनिन में 7 मिथाइल का मतलब क्या होगा कि जो गुआनिन बेस है उस बेस के अंदर जो नंबर 7 पे, मतलब किसमें, अब ये क्या था हमारे पास, इस तरह की बेस 3 है, इसके अगर कुछ याद आ रहा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह, तो ये जो 7वें नंबर पे हमारे पास नाइट्रोजन था, उस नाइट्रोजन के साथ ऐड किया जाता है मिथाइल का ग्रुप। कौन सा ग्रुप ऐड किया जाता है, मिथाइल का ग्रुप, तो इस वजह से इसको बोलते हैं 7 मिथाइल जीटीपी। मतलब ये वो वाला जीटीपी है जिसके जो नाइट्रोजन नंबर 7 है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मेरे पास मिथाइल का ग्रुप लगा हुआ है। ये बात याद रखना, 7 पोजीशन तो है लेकिन उस 7 पोजीशन पे पहले क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ उन्होंने ऐड किया हुआ है CH3, तो ये 7 मिथाइल जीटीपी हुआ। इस 7 मिथाइल जीटीपी में इसको ऐड किया जाता है हमारे पास 5 प्राइम पे। कहां पे ऐड किया जाता है, 5 प्राइम पे, क्योंकि इसका ये भी फास्फेट्स है, वहां पर भी आखिर ग्रुप फास्फेट है, तो इसको याद करते हैं यहाँ पे तो फास्फेट ग्रुप फ्री है, तो क्यों ना मैं इसके साथ अटैच हो जाऊं। इसी तरीके से अटैच हो जाता है, क्या करता है, ये दो अपने फास्फेट रिलीज कर देता है पायरोफास्फेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पायरोफास्फेट के फॉर्म में, और खुद इस फास्फेट को उठा के इस फास्फेट के साथ जोड़ देता है, और इस तरीके से हमारे पास जो 5 प्राइम है वहां पे मैसेंजर आरएनए को क्या पहना दी जाती है, टोपी पहना दी जाती है, कैपिंग हो जाती है, किस पे, 5 प्राइम पे। तो ये हमारे पास 5 प्राइम है, वहां पे हमने क्या लगा दी, एक टोपी लगा दी, टोपी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारे पास 7 मिथाइल जीटीपी की एक टोपी लग गई, 7 मिथाइल जीटीपी, एक टोपी लगी है 5 प्राइम पे, एक मॉडिफिकेशन हो चुकी है। अब दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है, दूसरी मॉडिफिकेशन उसको हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। दूसरी, पहली क्या थी, कैपिंग, पहली क्या थी, कैपिंग, दूसरी क्या है, दूसरी को हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। नाम से पता चल रहा है, पहले मैं इसकी स्पेलिंग से लिखूं, पॉली एडिनाइलेशन, कि यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा एडेनिन ऐड करने, क्या ऐड करने हैं, एडेनिन। अब एडेनिन क्या है, खुद भी वो एक न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन क्या है, तो हमने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं, या हमने जो एडेनिन भी कौन से, ANP मोनो, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ट्राइफॉस्फेट वाली, मोनोफॉस्फेट वाले, तो एडेनिन हमने ऐड करने हैं, लेकिन कहाँ पे ऐड करने हैं, उसके 3 प्राइम पे, तो पॉली एडिनाइलेशन होगी हमारे पास 3 प्राइम पे, इस पे 3 प्राइम पे, और यहाँ पे जो है ना एडेनिन को ऐड करना इजी है, क्योंकि हमारे पास 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास फ्री है। जब वो फ्री है तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एडेनिन का फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, और एक नहीं बहुत सारे एडेनिन की धुन से जो है वो लगा देंगे, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे हम पे यहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन होगी, हमने बहुत सारे यहाँ पे एडेनिन लगा देने, क्या लगा देने, एडेनिन, एडेनिन की एक धुन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक टेल हो जाएगी, एडेनिन बहुत सारे लगा देते हैं, हमारे अंदर इस तरह की मॉडिफिकेशन होती है, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल, इसको क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल। अब इन दोनों का काम क्या है, हमारे पास 7 मिथाइल जीटीपी की कैप और पॉली ए टेल, इन दोनों का काम हमारे पास होता है डिग्रेडेशन से बचाना, किसको, इस आरएनए को डिग्रेडेशन से, जो फास्फोटाइजेज और जो हमारे पास न्यूक्लियस एंजाइम साइटोप्लाज्म में घूम रहे थे वहां, उनसे बचाने के लिए हमारे पास कैपिंग टोपी भी पहना दी जाती है और दुम भी इसकी लगा दी जाती है पॉली ए टेल की, ठीक है। और इसमें जितनी हमारे पास दुम लंबी होगी, मतलब जितने एडेनिन ज्यादा होंगे उतना ही हमारे पास मैसेंजर आरएनए जल्दी ही ट्रांसलेट होगा, मतलब ये इस चीज को शो करेगा कि जितनी लंबी दुम लगी होगी उतना राइबोसोम्स को पता होगा कि यार अच्छा ये वाले जो मैसेंजर आरएनए को हमें जल्दी ट्रांसलेट करना है। अगर जैसे ही ये दुम छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, उसी कदर उसके जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें डिक्रीज आना, जो ट्रांसक्रिप्शन कह रहा है उसके ट्रांसलेशन रेट है उसमें डिक्रीज आता है, कि जितनी लंबी दुम होगी उतनी उसकी ट्रांसलेशन ज्यादा होगी, जितनी दुम छोटी होती जाएगी उसकी ट्रांसलेशन भी
कम होती जाती है। तो पॉली ए का एक दूसरा फायदा ये है। और 7 मिथाइल जीटीपी जो है ये इसको डिटेक्ट करते हैं हमारे राइबोसोम्स, तो यहाँ वहां पर भी ये चीज फायदामंद है। एक तो हमारे पास एंजाइम्स जो हमारे पे डिग्रेडेड एंजाइम्स है उससे भी बचाती है और साथ में ये ट्रांसलेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। ये तो दो हमारे पास मॉडिफिकेशन हो गई जो थोड़ी सी इजी थी। तीसरी मॉडिफिकेशन है हमारे पास स्प्लाइसिंग। तीसरी मॉडिफिकेशन क्या है? स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या है? बेसिकली स्प्लाइसिंग क्या है समझो पहले। ये हमारे पास एक्सॉन है, हमें चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन को ये वाला जो रीजन है ये कोड करता है, फिर ये वाला रीजन है ये कोड करता है, फिर ये वाला रीजन है ये कोड करता है। तो ये 3 रीजन हमें चाहिए क्योंकि ये कोडिंग रीजन है। इंट्रॉन के हमें बाहर लेकर जाने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा मैसेंजर आरएनए जिसमें बहुत सारे रीजन जो है वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो किसी प्रोटीन को ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो इस इंट्रॉन की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो स्प्लाइसिंग के थ्रू क्या किया जाता है? स्प्लाइसिंग के थ्रू बेसिकली इस इंट्रॉन्स को स्प्लाइस किया जाता है, इनको वहां से काटा जाता है और वो काटने के लिए हमारे पास एक मशीनरी यूज होती है। ठीक है, ये जो इंट्रॉन्स को काटने के लिए हमारे पास एक मशीनरी यूज होती है जिसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम्स। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स, मतलब काटने वाली मशीनरी। जोम बॉडी को कहते हैं, तो स्प्लाइसियोसोम मतलब किसी चीज को काटने वाली मशीनरी। इस मशीनरी को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसियोसोम्स। और ये स्प्लाइसियोसोम वाले जो हमारे पास मशीन है इसमें बेसिकली हमारे पास आरएनए होता है और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं स्प्लाइसियोसोम्स के अंदर। यहाँ पे जो आरएनए है, अगर ट्रांसक्रिप्शन वाला लेक्चर देखा है तो वहां पे पता चल गया होगा कि कुछ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को बनाते थे। किसको बनाते थे? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को। तो वो जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है वो बेसिकली स्प्लाइसियोसोम्स का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनता है? स्प्लाइसियोसोम्स का। तो स्प्लाइसियोसोम्स के अंदर जो आरएनए है वो भी बेसिकली कौन सा है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और कुछ प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स भी कौन से हैं? वो वाले एंजाइम जो कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियोटाइड्स को काटेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियसेस, चाहे वो एंडोन्यूक्लियसेस हो, एक्सोन्यूक्लियसेस हो, और भी बहुत सारे लिगेसेस और बहुत सारे 70-75 जो हमारे पास प्रोटीन है, इनके साथ सारी मशीनरी ये लेके फिर रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम्स। अब ये स्प्लाइसियोसोम्स क्या करते हैं? ये स्प्लाइसियोसोम इस जो इंट्रॉन ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो हमारे पास आरएनए है उसके अंदर जितने भी इंट्रॉनिक रीजन है उसको डिटेक्ट करेगा। उसको क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, फिर उसको काट देगा। क्या कर देगा? मतलब यहाँ से इंट्रॉन काट देगा, यहाँ से इंट्रॉन काट देगा। तो जब इंट्रॉन काटेगा तो ये एक्सॉन और एक्सॉन तो अलग हो जाएंगे, तो फिर इन दोनों एक्सॉन्स को आपस में लाइगेट भी करेगा। आरएनए लाइगेस के जरिए से इस एक्सॉन को और इस एक्सॉन को जोड़ देगा। इसी तरीके से इस एक्सॉन और इस एक्सॉन को जोड़ देगा। तो स्प्लाइसिंग के बाद क्या है? स्प्लाइसिंग के बाद हमारे पास एक छोटा सा आरएनए बन जाता है जिसमें सारे एक्सॉन्स होते हैं, जिसमें सारे क्या होंगे? एक्सॉन्स होंगे। और एक इधर टोपी पहना दी जाती है और एक उसकी धुन बना दी जाती है। तो अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? मैसेंजर आरएनए, क्योंकि इस आरएनए के पास वो सारे कोड्स हैं जो कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है। जितना भी गैर जरूरी या फालतू सामान था वो हमने गाड़ी से उतार दिया, गाड़ी को हल्का करने के लिए, ताकि वो ज्यादा जल्दी से भाग सके। ठीक है, तो यहाँ पे E1, E2 और E3 तीनों एग्जाम्स है और एक सीक्वेंस में आ गए। अब इस सीक्वेंस के मुताबिक हमारे पास प्रोटीन जो है वो बनेगी। 5 प्राइम पे क्या हुआ? 7 मिथाइल जीटीपी बना लगा, और हमारे पास 2 पे 3 प्राइम पे क्या हुआ? पॉली ए टेल बनी, मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा एडेनिन यहाँ पे ऐड हुआ है। और इसके एडिशन के लिए बी एंजाइम्स की जरूरत होती है, इसके एडिशन के लिए बी एंजाइम्स की जरूरत होती है। लेकिन हम लेक्चर को ज्यादा क्या नहीं करेंगे, हम ज्यादा उसको मुश्किल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट्स भी नहीं डालेंगे। बस उतने कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना चाहिए जो कि इस चीज के लिए जरूरी है, ताकि थोड़ी बहुत नो हाउ आप कॉलेज लेवल पे या फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये चीजें काफी जरूरी है। फिर इसको जितना आगे कम्प्लेक्स करते जाओ तो ये अलग से टॉपिक है, पॉली एडिनाइलेशन अलग से टॉपिक है, इंट्रॉन एक्सॉन्स का अलग से टॉपिक है। फिर ये स्प्लाइसियोसोम जो है वो इनको काटते कैसे, कहाँ से काटते हैं, किस तरीके से उनको पता चलता है, वो अलग से टॉपिक है। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि इंट्रॉन को काटते हैं स्प्लाइसियोसोम्स, और इंट्रॉन काटने के बाद जो हमारे पास एक्सॉन है उनको आरएनए लिगेस के जरिए जोड़ दिया जाता है। और यहाँ इस स्टेज पे आके हम इस वाले आरएनए को बोलेंगे मैसेंजर आरएनए या मैच्योर मैसेंजर आरएनए। मैच्योर मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए फिर आएगा न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर आके वो
राइबोसोम्स के पास जाएगा। अब राइबोसोम्स के पास जाएगा तो उसके बाद उसकी होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे होगी वो हम ट्रांसलेशन के टॉपिक में उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने इतना किया कि हम निकाल आए मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर, चूहे को बिल से निकाल लिया, हमने मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर ले आए। अब इसके साथ क्या क्या होगा वो हम बोलेंगे, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में। यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि मैच्योर मैसेंजर आरएनए को कब कहोगे, जब तुम मैसेंजर आरएनए को लिख रहे हो प्री मैसेंजर आरएनए। क्या लिख रहे हो? प्री मैसेंजर आरएनए। तो जब वो मैसेंजर आरएनए शुरू में बना तो उसको तुमने अगर प्री मैसेंजर आरएनए लिखा तो बाद में जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है उसके बाद मॉडिफिकेशंस के बाद उसको बोलोगे मैच्योर मैसेंजर आरएनए। अगर तुमने वहां पे उसको हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है, तो पीटीएम्स के बाद फिर उसको लिखोगे मैसेंजर आरएनए। उसको फिर क्या लिखोगे? मैसेंजर आरएनए। तो ये चीजें कोरिलेटेड है, इस चीज का भी ध्यान रखना कि मैसेंजर आरएनए और हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए या प्री मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए, ये चीजें क्या है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास ऑल अबाउट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस, जो इम्पोर्टेंट बातें थी। इसमें फिर बहुत सारी बातें हैं बोलने को, लेकिन आप लोगों के लेवल के लिए जितना हमें सीखने की जरूरत है उसके लिहाज से ये है जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है वो यहीं पे आके हमारे पास हो जाती है। एंड इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज छुपे हुए हैं, जिसने वो क्या कहते हैं दिल से और जहन को हाजिर रखकर ये लेक्चर लिया, तो उसके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो खुद ब खुद यही से सॉल्व आउट हो जाते हैं। तो होप सो आप लोगों को बहुत समझ आ गई है इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाले टॉपिक की। अगर नहीं भी आई तो कमेंट सेक्शन में बता देने कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट्स हैं उनको पढ़ूँ। खैर अभी तो कुछ ज़्यादा आ भी नहीं रहे तो अभी तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन मेरी यही कोशिश है कि जो कोई अप्रिशिएट करता है या कोई तनकीद करता है, तनकीद बराए इस्लाह जो इसे कहते हैं, तो मैं उस चीज़ को, ताकि मैं किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत है या किस चीज़ में मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, तो वो तुम लोगों के जो कमेंट सेक्शन से मुझे पता चलता है, तुम लोगों के अंदाज़ों से, तुम लोगों के बोलने से मुझे पता चलेगा। और अगर लेक्चर की समझ आ गई है तो यार वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।